नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। प्रदेश की खबरें विस्तार से जानते हैं। कोरोना काल के बीच में राजधानी भोपाल में एक बार फिर 10 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन होने वाला है। 24 जुलाई की रात 8 बजे से भोपाल में टोटल लॉकडाउन होगा, जो 3 अगस्त तक चलेगा। यानी 1 अगस्त को ईद का त्यौहार और 3 अगस्त को रक्षाबंधन। घर पर ही लोगों को लॉकडाउन के बीच मनाना पड़ेंगे। मेडिकल, सब्जी, दूध और सरकारी राशन की दुकानें इस दरमियान खुली रहेंगी। लॉकडाउन के बीच सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। कोरोना से जुड़ी सेवाओं में ड्यूटी देने वाले स्टाफ को आने जाने की परमिशन होगी। इसके अलावा किसी भी तरह की दुकान खोलने की कोई इजाजत नहीं। लॉकडाउन के बीच भोपाल की सीमाएं सील होंगी। इमरजेंसी में आने जाने की छूट रहेगी, लेकिन इसके लिए लोगों को ई पास लेने होंगे। ईद और राखी के त्यौहार की खरीदारी के लिए भोपाल के लोगों के पास केवल 2 दिन बचे हैं। शुक्रवार रात को 8 बजे तक खरीदारी लोग कर सकते हैं। हालांकि पुराने भोपाल के कई इलाके, बैरसिया, नए भोपाल के टीटी नगर, बाग मुगलिया और अवधपुरी इलाके में पहले से लॉकडाउन चल रहा है। भोपाल के अंदर कोरोना की व्यापकता को देखते हुए 24 तारीख मतलब परसों रात को 8 बजे से यानी 25 तारीख को सुबह से 10 दिन के लिए पूरा भोपाल लॉकडाउन रहेगा। तो भोपाल में लॉकडाउन का ऐलान हो गया। हालांकि कई इलाके पहले से लॉकडाउन से गुजर रहे थे। भोपाल चलते हैं हमारे सहयोगी राकेश के पास में। राकेश, अब की बार 2 त्यौहार ऐसे हैं सीधे तौर पर जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, और आने वाले वक्त के लिए भी कुछ निर्देश हैं, कड़े नियम हैं। इनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई? देखिए पुनीत, जो जिस तरह से आज आदेश जारी किए गए हैं, इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 24 यानी जुलाई रात 8 बजे के बाद से राजधानी भोपाल में 10 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन राजधानी भोपाल रहेगी। ये आदेश जो है लागू रहेगा। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 1 अगस्त को ईद का त्यौहार है और 3 जो अगस्त है उस दिन राखी बनेगी, और जो लॉकडाउन की समय सीमा है वो 3 जुलाई रात 8 बजे तक लागू रहेगी। और भोपाल में रात में 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहने का और कर्फ्यू रहने का पहले से आदेश है। यानी कह सकते हैं कि जो आदेश जो है इसके लागू होगा, उसके बाद 4 अगस्त को ही जो है भोपाल में, राजधानी भोपाल में लॉकडाउन खुल सकेगा। इस तरह के आदेश के बाद ये पूरी स्थिति सामने होकर आई है। और इस बीच जो एक और बड़ा अपडेट अभी का ये है कि तमाम जो एसडीएम हैं उन्होंने अपने अपने इलाकों में जो लॉकडाउन कर रखा था और पूरे राजधानी भोपाल में जो लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ है, कुछ एसडीएम ने अपने जो स्थानीय स्तर पर जो आदेश जारी किए थे वो भी निरस्त करना शुरू कर दिए। ऐसे में एक संभावना ये भी बन सकती है, यदि पुराने भोपाल में, खासतौर पर राजधानी भोपाल के जो पुराने इलाके हैं जहां पर कि अभी जो पूरी तरह से लॉकडाउन है वो यदि निरस्त होता है, तो कल और परसों जो खरीदारी के लिए दिन तय किए गए हैं, समय तय किया गया है, पुराने भोपाल में भी खरीदारी हो सकती है। लेकिन ये खरीदारी होगी या नहीं होगी, अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इस तरह की चर्चा जरूर है कि वो आदेश भी एसडीएम निरस्त कर सकते हैं। यदि वो आदेश निरस्त होता है तो निश्चित तौर पर कल पुराना भोपाल खुल सकेगा। लेकिन फिलहाल अभी हम बात करें, 2 दिन तमाम खरीदारी के लिए बचे हुए हैं। अभी ईद की खरीदारी के लिए लगातार लोग जो है बाजार में पहुंच रहे थे। इसके साथ ही रक्षाबंधन को लेकर भी राजधानी भोपाल में बड़े स्तर पर खरीदी होती है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो अचानक आनन फानन में ये आदेश जारी किए गए हैं, कल और परसों पूरे भोपाल में बड़ी संख्या में जो है लोग बाजारों में पहुंच सकते हैं, और व्यापारियों ने भी इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। दरअसल जब ये आदेश जारी किया गया था उस समय तमाम दुकानें बंद करने का समय था, लेकिन जैसे ही आदेश जारी हुआ व्यापारियों को इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने कल और परसों में लोगों की जो जरूरत की सामग्री है वो पहुंचाने की तैयारी फिलहाल की है। और हम देख पा रहे हैं कि कोरोना है राजधानी भोपाल में लगातार पिछले
15 दिन से जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार फैलता जा रहा है। जो कोरोना संक्रमण चेन है वो फिलहाल टूटने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसे में सरकार ने एक जो आकलन अभी तक निकाल कर आया है कि ईद के दौरान और राखी के दौरान भी ये जो है संक्रमण फैल सकता है, तो उसके लिए एक ये आदेश जारी किया गया है। वहीं हम पूरे आदेश की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, तो लॉकडाउन के समय में जो इमरजेंसी सेवा है सिर्फ वो चालू रहेगी। पूरा राजधानी भोपाल सील कर दिया जाएगा। राखी या ईद के लिए किसी को राजधानी भोपाल से जाने या भोपाल में आने की परमिशन नहीं रहेगी। केवल इमरजेंसी जो पास जारी किए जाएंगे उनको ही शहरी सीमा में आने या जाने की परमिशन रहेगी। हालांकि जो जरूरतमंद की चीजें हैं, जिसमें सरकारी राशन दुकानों की बात करें, जो मेडिकल फैसिलिटी है यानी मेडिकल जो दुकान है वो चालू रह सकेंगी। दूध और सब्जी इसकी भी चालू रह सकेंगी। एक और जो इस बार का नया जो लॉकडाउन में प्रावधान किया गया है वो है उद्योगों के लिए कहा गया है कि उद्योग चालू रहेंगे, लेकिन उद्योग जो चालू रहेंगे उसमें अपने स्टाफ को उन्हीं कैंपस में रखना होगा, यानी उद्योग में आने जाने के लिए कर्मचारियों को परमिशन नहीं दी जाएगी। तो ये तमाम जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है। इस गाइडलाइन के साथ राजधानी भोपाल में 24 जुलाई रात जो कोविड गाइडलाइन के मुताबिक हैं उसी का पालन पूरी तरह और सख्ती से करना पड़ेगा। बड़ी बात है कि त्योहार अब इसी लॉकडाउन के साए में मनाए जाएंगे और ये वक्त जैसा बता रहे हैं पुराने भोपाल को मिलता नहीं मिलता, ये देखना होगा इसका आदेश कब तक आता है या नहीं आता। शुक्रिया राकेश आपका इस जानकारी पे। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होते ही कोरोना संक्रमण खत्म होने लगेगा। ग्वालियर पहुंचे रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जैसे भगवान राम का राक्षस के वध के लिए अवतरण हुआ, वैसे ही आपदा का खात्मा राम मंदिर के निर्माण से ही होगा। शर्मा ने कहा कि 5 अगस्त से शुरू हो रहे राम मंदिर निर्माण को लेकर दुनिया भर में उत्साह है। राम मंदिर के निर्माण में जब शुरू होगा तो भगवान कृपा करेगा हम सब पर। भगवान से हम सब प्रार्थना कर रहे हैं निरंतर कि कोविड जैसी महामारी खत्म हो, और भगवान पे भरोसा नहीं होता तो क्या मुझ पे आप पे भरोसा? आज कोविड तो चला ही जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। भाई राम मंदिर का निर्माण तो शुरू होने दीजिए। कोरोना के चलते जान गंवाने वाले मरीजों के अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस ने बड़ी आशंका जताई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि मानव अंगों की तस्करी हो रही, शव परिजनों को सौंपे नहीं जा रहे, ऐसे में परिजन पता नहीं लगा पा रहे। हालांकि उन्होंने कहा कि ये खबरें फिलहाल अपुष्ट हैं। सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर उनके पास इस बात की कोई प्रमाण है तो तथ्य मीडिया के सामने रखें या फिर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष या स्वास्थ्य मंत्री से मिल सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस समय ऐसी बातें करके भ्रम और भय नहीं फैलाना चाहिए। अभी जो खबरें आ रही हैं जगह जगह से, खबरें अस्पष्ट हैं कि इतने लोग मर रहे हैं कोरोना से, उनकी लाशें परिवार को नहीं दी जा रही हैं। अजब की आँख के नीचे, नाक के नीचे मानव अंगों की तस्करी हो रही है। मैं ज़्यादा इस पर बोलना नहीं चाहूँगा। देखिए, इस तरह की बात मैं समझता हूँ इस दौर में कांग्रेस के लोगों को नहीं करनी चाहिए। अगर कोई उनके पास तथ्य हो, उनके पास प्रमाण हो या कोई और आया हो और उसने तथ्य दिए हो तो मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष, या वो व्यक्तिगत भी जनप्रतिनिधि है वो व्यक्तिगत भी दे सकती है। ऐसी बातें फैला के भ्रम का निर्माण करना अथवा भय का निर्माण करना मैं अच्छा नहीं मानता हूं। छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुलनाथ मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आएंगे। नकुलनाथ कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं और वोटर्स में जोश भरेंगे। IBC24 से बातचीत में उन्होंने बयान दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट को लेकर कहा कि कांग्रेस ने इन्हें सब कुछ दिया लेकिन दोनों में सब्र की कमी थी। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई लीडरशिप को लेकर नकुलनाथ ने कहा, अगर पार्टी मुझे मध्य प्रदेश में काम करने को कहेगी तो मैं जरूर काम करूंगा। फिलहाल मेरी प्राथमिकता छिंदवाड़ा है। वहीं कांग्रेस छोड़कर जाने वाले विधायकों को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी जोड़ तोड़ के लिए प्रलोभन दे रही है, इसीलिए कांग्रेस के कुछ विधायकों ने धोखा दिया। कांग्रेस सांसद नकुलनाथ से बातचीत की हमारे सहयोगी सुधीर ने। बीते 15 साल में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति है, पर लेकिन सरकार गंवाने के बाद भविष्य में कांग्रेस के नेतृत्व की ओर सबकी निगाहें हमारे साथ ऐसे ही एक चेहरा इस समय मौजूद है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश से इकलौते लोकसभा के सांसद नकुलनाथ जी मौजूद है। सर, वर्तमान परिदृश्य मध्य प्रदेश का 15 साल बाद सत्ता में वापसी और उसके बाद अब सरकार जाने के बाद में कांग्रेस मजबूत स्थिति में जरूर है, पर लेकिन एक नया नेतृत्व, एक नया चेहरा जो है उसकी तलाश की जा रही है। क्या कहना है कार्यकर्ताओं की अपेक्षा को? सब कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है। मुझे लगता है
कि ये 2-3 विधायक जो पिछले हफ्ता गए हैं, उनसे हमारे कार्यकर्ता का मनोबल टूटा नहीं है बल्कि और मजबूत हुआ है। कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरना, फील्ड के अंदर प्रवास करना, फील्ड के अंदर लोगों से सीधा संपर्क करना, क्या नकुल नाथ जी की वो भूमिका इस उपचुनाव में देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं चुनाव प्रचार में उतरने वाला हूं। कमलनाथ जी भी चुनाव प्रचार में उतरेंगे, दिग्विजय सिंह भी उतरेंगे, जितने हमारे पूर्व कांग्रेस के मंत्री थे वो भी चुनाव प्रचार में उतरेंगे। आने वाला भविष्य कांग्रेस का जो है, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नकुल नाथ जी में देखें? देखिए, ये तो पार्टी के ऊपर है। अगर वो चाहती है कि मैं स्टेट पॉलिटिक्स में आऊँ तो मैं आऊँगा। आपकी खुद की इच्छा क्या है सर? अभी तो मुझे 1 साल हुए हैं सांसद बने। मुझे पहले ये 3-4 साल जो बाकी हैं इसको मैं छिंदवाड़ा पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, जब ये समय सरकार में नहीं है और लगातार विधायक टूट के जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के लिए सर क्या मैसेज, कैसे वो कांग्रेस के साथ में जुड़े रहें और क्यों जुड़े रहें, कैसा संदेश आने वाले भविष्य अगर कांग्रेस के रूप में अगर बतौर कार्यकर्ता काम करते हैं तो क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मैं अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि थोड़ा सब्र करिए। मेहनत से हम अपनी कांग्रेस की सरकार दोबारा मध्य प्रदेश में उपचुनाव के बाद बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है नकुल नाथ जी, और सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव में सत्ता की वापसी को लेकर उम्मीद जाहिर की है। वहीं पर प्रदेश में नेतृत्व को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व अगर तय करेगा तो मध्य प्रदेश की राजनीति में आने के लिए वो तैयार है, पर लेकिन फिलहाल उनका पूरा ध्यान छिंदवाड़ा पर है क्योंकि वो छिंदवाड़ा के सांसद हैं। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। ग्वालियर के भितरवार के बाजना गांव में 6 बच्चियां नहर में डूब गईं, जिनमें से 3 बच्चियों को ग्रामीणों ने बचा लिया, जबकि 1 बच्ची की बॉडी मिली है। वहीं 2 बच्चियों की तलाश जारी है। ये सभी 6 बच्चियां नहाने और कपड़े धोने के लिए नहर पर गईं। अचानक पानी का बहाव बढ़ गया और इसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने वक्त रहते 3 को सकुशल बाहर निकाला। एक ठेले पर आम और दूसरे फल बेचकर गुजारा करने वाले एक मामूली महिला अगर फर्राटेदार अंग्रेजी बोले तो हैरत होना स्वाभाविक है। आप ये जानकर और ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि आम बेचने वाली महिला कितनी खास है। महिला ने PhD कर रखी है। दरअसल इंदौर के मालवा मिल इलाके में कार्रवाई करने के लिए गई नगर निगम की टीम के साथ ये दिखाई पड़ा। नगर निगम कर्मचारी फल और सब्जियों के ठेले हटा रहे थे और तभी कार्रवाई का विरोध करने वाली महिला ने अफसरों से अचानक से अंग्रेजी में बातचीत शुरू कर दी और अफसर इसे देखकर हैरत में पड़ गए। I am selling fruits and vegetables. All they are my friends and are my family. How all they are will survive with their families? How they will earn? One day here is open, one day here is open. There is no rush. There is no people. This Nagar Nigam says to get years. Run away from here, run away from here. Where we will go? Where we will go? What's your education? My education is PhD in material science. Why you are not preferring any other job? I was there, but I am not ready to do job because private job is not a job. What? ठेला चालक की एक कैटेगरी नहीं, सब्जी के अलावा भी बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं जिसमें हम चल के धंधा नहीं कर सकते। जितने लोग आज इकट्ठा होकर एक मीटिंग कर रहे हैं, अगर प्रशासन ने अपना आदेश वापस नहीं लिया तो हमको आंदोलन की राह पकड़ना पड़ेगी। और दूसरा, हम जितने 30,000 लोग वो जेल जाने के लिए तैयार है, हम गिरफ्तारियां देंगे अगर हमारे को परेशान किया है। कम खर्च में बेहतर इलाज के लिए फेसम जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अपनी सफलता के 3 दशक पूरा करने जा रहा है। अस्पताल के मैनेजिंग डायरेक्टर मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर राजेश धीरावाणी ने बताया कि 1991 में यह अस्पताल शुरू हुआ और इसके बाद मानव सेवा का संकल्प लेकर सतत आगे बढ़ते गए। आज अस्पताल लोगों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं दे रहा है। साथ ही जबलपुर को मध्य प्रदेश का नया मेडिकल हब बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में वो तमाम सुविधाएं हैं जो देश दुनिया के किसी भी नामचीन अस्पताल में हो सकती हैं। डॉक्टर राजेश धीरावाणी ने बताया कि मेडिकल साइंस या डेंटल साइंस की दुनिया भर में जितनी भी विधाएं हैं वो सारी की सारी जबलपुर अस्पताल में उपलब्ध हैं। जो इलाज मुंबई, दिल्ली, नागपुर, इंदौर में मिलता है वो सभी जबलपुर में उपलब्ध है। कैंसर सर्जरी की सारी सुविधाएं हैं। JHRC अब तक 400 से ज़्यादा मुफ्त चिकित्सा शिविर, 1 लाख से ज़्यादा सर्जरी, 25 लाख से ज़्यादा मरीजों का मुफ्त में इलाज कर चुका है।
ऐसा होता था जबलपुर संस्कार धानी में, ऐसा कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था जिसके लिए छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए अपन मुंबई, दिल्ली, नागपुर वगैरह वगैरह अपन हर जगह क्षेत्र में जाकर दिखाते थे। बट जब से जबलपुर हॉस्पिटल जब से संस्कार धानी में आया है, हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी का यहाँ पर इलाज होना संभव हो गया है। सारी चीज़ें की सुविधा है, तो इसलिए सब हर कोई चाहता है कि अच्छे से इलाज मिले और अच्छे स्वस्थ होकर जाएँ यहाँ पर। मेडिकल साइंस की या डेंटल साइंस की कोई भी विधा ऐसी नहीं है जो किसी वर्ल्ड के किसी कॉर्नर में अवेलेबल है और वो हमारे यहाँ जबलपुर हॉस्पिटल में नहीं है। तो मैं यह बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो सुविधा चिकित्सा के क्षेत्र में आपको नागपुर, इंदौर या बम्बई में मिल रही है या दिल्ली में मिल रही है, वही काफ़ी कुछ सुविधाएं आपको जबलपुर में भी उपलब्ध हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।